हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बच्चा? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चा लास्ट क्लास में भी स्टार्टेड द चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो आज इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे विद द टॉपिक कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस। तो बच्चे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिवाइज करवा दूं, जिसमें हमने पढ़ा था कि कस्टमर प्रिपेयर्स कैश बुक वाइल बैंक प्रिपेयर्स पासबुक, और आपको यह भी बताया गया था कि कस्टमर जो कैश बुक बनाता है उसमें बैंक का अकाउंट प्रिपेयर करता है, और जो बैंक पासबुक बनाता है उसमें वो कस्टमर का अकाउंट प्रिपेयर करता है, राइट। और साथ साथ ये भी बताया गया था कि कस्टमर डेबिट करता है मींस प्लस करता है, और बैंक डेबिट करता है मींस माइनस करता है। कस्टमर क्रेडिट करता है मींस माइनस एंड बैंक क्रेडिट मींस प्लस। तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम अपना बैलेंस इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें कैश बुक के अंदर क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, मींस डेबिट करना पड़ेगा। अगर हम अपने बैलेंस को प्लस करना चाहते हैं मींस इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट। और अगर बैंक हमारे बैलेंस को प्लस करना चाहता है तो बैंक को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और हम डेबिट किस में करेंगे? कैश बुक में। बैंक प्लस करने के लिए क्रेडिट किस में करेगा? पासबुक में, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें अपना बैलेंस डिक्रीज करना है कैश बुक में मींस माइनस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। उसी चीज को मींस अगर बैंक ने हमारा बैलेंस डिक्रीज करना है मींस माइनस करना है पासबुक में, तो वो हमें क्या करेगा? डेबिट करेगा। तो ऐसा हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि जो चीजें, जो अमाउंट हम कैश बुक के डेबिट साइड में लिखते हैं बच्चे, सेम अमाउंट्स कैश पासबुक में क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं, और जिन अमाउंट्स को हम कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिखते हैं वही सेम अमाउंट पासबुक के डेबिट साइड में लिखे जाते हैं, ठीक है। ऑपोजिट साइड हम एंट्री पास करते हैं, अमाउंट लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं कैश बुक का डेबिट इंक्रीज के लिए है, साइंस पे ध्यान दीजिए। कैश बुक का डेबिट इंक्रीज के लिए है, यही इंक्रीज पासबुक में क्रेडिट करके शो किया जाता है। इन द सेम मैनर कैश बुक का क्रेडिट माइनस के लिए है, डिक्रीज के लिए है, यही बैलेंस, यही माइनस अगर हम पासबुक में शो करना चाहते हैं तो हमें डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिए, साइंस को किस तरीके से यूज करना है, और इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये आपके बहुत काम आने वाली चीजें हैं कि कस्टमर डेबिट कर रहा है मींस प्लस कर रहा है, और बैंक क्रेडिट कर रहा है तो प्लस हो रहा है। आप ऐसे ऐसे देख सकते हैं, मैंने एरोज लगाए हुए हैं कि प्लस कब हो रहा है, देखिए दोनों में प्लस हो रहा है। कस्टमर के डेबिट, कस्टमर अगर कैश बुक में डेबिट कर रहा है तो प्लस हो रहा है, बैंक अगर पासबुक में क्रेडिट कर रहा है तो प्लस हो रहा है। इसी तरीके से माइनस के लिए दोनों हैं कि कस्टमर अगर कैश बुक में क्रेडिट कर रहा है तो माइनस हो रहा है, बैंक अगर पासबुक में माइनस कर रहा है तो डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो बच्चे आप ये साइंस सारे यहां पे यूज हुए हैं। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस से। आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, साइंस पे एक बार ध्यान दे लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चे देखिए, आपने देखा कि जिन ट्रांजैक्शंस को कस्टमर कैश बुक में रिकॉर्ड करता है उन्हीं सेम ट्रांजैक्शंस को बैंक पासबुक में भी रिकॉर्ड करता है, बट इन द ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है कि अगर हमारी जब सेम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं तो जो कैश बुक बैलेंस शो कर रही है, ठीक है ना, मींस मान लीजिए हमारी कैश बुक कह रही है कि हमारा 10,000 बैलेंस है, तो पासबुक को भी कहना चाहिए 10,000 बैलेंस है, ठीक है ना। बट कभी कभी ये दोनों बैलेंसेस जो है मैच नहीं करते हैं, तो उनके क्या रीजन रहते हैं? तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रीजन से, दैट इज चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अमाउंट इज ₹10,000। इसका क्या मीनिंग हुआ बच्चे? इसका मीनिंग हुआ कि देखिए हमने चेक इशू किया है, अब एट द टाइम ऑफ इशूइंग चेक, जब हम किसी को चेक दे रहे हैं तो हम अपने बैलेंस को क्या कर लेंगे बच्चे? माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा बैलेंस उसमें क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो माइनस करने के लिए हम कौन सी साइड में डालते हैं बच्चे? क्रेडिट साइड में डालते हैं, ठीक है। तो हमने तो एट द टाइम ऑफ इशूइंग चेक सबसे पहले एक्शन लिया, अपनी कैश बुक ओपन की, उसमें 10,000 रुपीज क्रेडिट कर दिया, मींस अपना बैलेंस डिक्रीज कर दिया। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारे बैंक ने हमारा बैलेंस कम किया है? भाई हमारा बैंक तो तब बैलेंस कम करेगा ना जब उसको पता चलेगा कि भाई हमने चेक इशू किया है। और वो उसको कैसे पता चलेगा? जिसको हमने चेक इशू किया है वो हमारे बैंक के सामने उस चेक को प्रेजेंट करेगा लाके। लेकिन अगर वो उसको प्रेजेंट ही ना करे मींस, अब जैसे हमने अपने किसी कस्टमर को चेक दिया, अब उसने क्या किया? ले जाके अपनी कॉपी के अंदर एक बुक में रख दिया, और एक हफ्ते तक, 10 दिन तक, 10 डेज तक वो उसको बैंक में डिपॉजिट करना ही भूल गया। तो हमारा बैंक को क्या पता है कि हमने किसी को चेक दिया हुआ है? तो हमारा बैंक तो हमारा बैलेंस डिक्रीज नहीं करेगा ना। तो यही हुआ है कि हमने तो चेक इशू किया और एट द टाइम ऑफ इशूइंग हमने तो अपना बैलेंस कर दिया कम, लेकिन क्योंकि वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ हमारे बैंक के सामने, तो हमारे बैंक ने हमारा बैलेंस माइनस नहीं किया।
तो इट मींस, तो आप देख रहे हैं तो बच्चे डिफरेंस तो आएगा ही कि हमने माइनस कर दिया, हमारे बैंक ने माइनस नहीं किया, तो दोनों बैलेंसेस जो है मैच नहीं करेंगे। एक और रीजन लेते हैं, द नेक्स्ट इज चेक्स पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड ₹4,500। यहां कह रहा है चेक्स पेड इनटू द बैंक। ध्यान दीजिए, पेड इनटू द बैंक का मतलब होता है बच्चे डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब हम कोई भी चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट करने जाते हैं, तो जब हम जा रहे होते हैं तो जाते हुए हम अपना बैलेंस जो है 4500 रुपीज से इंक्रीज कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमने डेबिट साइड में डाल दिया 4500 रुपीज, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि हमारा बैलेंस 4500 रुपीज से बढ़ गया, क्योंकि उस चेक को हम बैंक में आज जमा करा रहे हैं। हमें किसी ने चेक दिया होगा, हमने किसी से पैसा लेना होगा, तो उसने हमें चेक दे दिया, उस चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट करते समय अपनी कैश बुक में इंक्रीज कर लिया। अब भाई हमारे बैंक वाले तो हमारा बैलेंस तब इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करेंगे, यहां डालेंगे, तब डालेंगे जब उनको उस चेक की पेमेंट आ जाएगी। हो सकता है मान लीजिए किसी ने हमें चेक दिया, ठीक है, उसके ऊपर साइन गलत कर दिए, ठीक है, तो अब ये तो नहीं है कि हम बैंक में चेक डिपॉजिट करेंगे तो वो कहेंगे लाओ जी चेक लाओ, हमने आपका बैलेंस बढ़ा दिया। तो वो भी तो उसको सारा वेरीफाई करेंगे ना। एक बार सारा वेरीफाई होने के बाद, क्लियर होने के बाद, तब वो हमारे अकाउंट के अंदर पैसा डालेंगे, ठीक है ना। तो हुआ क्या है, एट द टाइम ऑफ डिपॉजिटिंग चेक इनटू द बैंक, हमने कस्टमर ने तो कैश बुक में अपना बैलेंस इंक्रीज कर दिया, लेकिन वो चेक क्लियर नहीं हुआ, कोई भी रीजन रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन वो चेक क्लियर नहीं हुआ, तो इसलिए बैंक वालों ने पासबुक में हमारा बैलेंस इंक्रीज नहीं किया। तो आप देख रहे हैं कि भाई एक ने तो इंक्रीज कर दिया 4500 रुपीज, दूसरे ने नहीं किया, तो बैलेंसेस मैच कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको रिवाइज कीजिए बच्चे, दोनों केसेस को, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट रीजन इज इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक ₹200। तो देखिए इंटरेस्ट हमें बैंक दे रहा है, किस चीज के ऊपर दे रहा है बच्चे, जो हमारा बैंक में बैलेंस होता है, फेवरेबल बैलेंस जो होता है, उसके ऊपर बैंक हमें इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है ना। तो जब हमारा बैंक हमें इंटरेस्ट अलाउ करता है, इंटरेस्ट देता है, तो हमारे बैंक बैलेंस को इंक्रीज कर देगा ना। मींस मान लीजिए हमने 10,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए हुए हैं और बैंक ने हमें उसके ऊपर 200 रुपीज इंटरेस्ट दिया, तो वो क्या करेगा, हमारे बैंक बैलेंस को 10,000 से इंक्रीज करके 10,200 कर देगा। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि वो 200 रुपीज से हमारा बैलेंस इंक्रीज कर देगा। तो बच्चे सबसे पहले कौन इंक्रीज करेगा बैलेंस को, हम इंक्रीज करेंगे या बैंक इंक्रीज करेगा। बैंक हमें अलाउ कर रहा है, बैंक हमें दे रहा है 200 रुपीज, तो सबसे पहले बैंक हमारे बैलेंस को 200 रुपीज से इंक्रीज कर देगा, मींस क्रेडिट कर देगा। आप साइन देख रहे होंगे पासबुक के अंदर। अब इसकी बच्चे हमें तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। देखिए जब तक हम बैंक से पासबुक की कॉपी नहीं लेकर आते, तब तक हमें नहीं पता चलता कि बैंक ने हमें कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दिया है हमारे बैलेंस के ऊपर, ठीक है ना। तो इस चीज की कस्टमर को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए कस्टमर ने कैश बुक में कुछ भी प्लस नहीं किया है एज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट के नाम से बैंक हमने, कस्टमर ने कैश बुक में कुछ भी प्लस नहीं किया, लेकिन बैंक ने हमारा बैलेंस 200 से बढ़ा दिया। तो आप समझ रहे हैं कि वही वाली बात आती है कि एक ने तो इंक्रीज कर दिया, एक ने कुछ नहीं किया। तो जब तक दोनों किसी चीज के लिए सेम नहीं करेंगे, अगर ये भी सेम प्लस करे, ये भी सेम प्लस करे, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये भी सेम अमाउंट माइनस करे और ये भी यहां भी सेम अमाउंट माइनस हो, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत कहां आती है, जब एक ने कुछ भी नहीं किया और दूसरे ने प्लस कर रखा है, या एक ने कुछ भी नहीं किया दूसरे ने माइनस कर रखा है, ठीक है ना। मींस कुछ डिफरेंसेस हो तभी बैलेंस हमारा मैच नहीं करेगा ना। नेक्स्ट रीजन आता है इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय द बैंक। अब ये इसका ऑपोजिट हुआ है, वहां पर बैंक हमें इंटरेस्ट अलाउ कर रहा था, मींस हमें इंटरेस्ट दे रहा था हमारे फेवरेबल बैलेंस के ऊपर। बच्चे अगर हमारा बैंक में अनफेवरेबल बैलेंस होता है, अनफेवरेबल बैलेंस बोलते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस को, अगर हमारा बैंक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो ऐसे में बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और कुछ सर्विसेज भी बैंक प्रोवाइड करता है हमें, जिसके लिए वो हमारे से कुछ एक्सपेंसेस भी चार्ज करता है, ठीक है ना। तो ऐसे में जब वो हमसे चार्ज कर रहा है तो मींस वो हमारे बैंक बैलेंस को क्या कर देगा बच्चे, डिक्रीज कर देगा। तो बैंक ने क्या किया, हमसे 150 रुपीज इंटरेस्ट या एक्सपेंसेस चार्ज किए, तो बैंक ने पासबुक के अंदर हमारा बैलेंस 150 रुपीज से डिक्रीज कर दिया, जिसकी कस्टमर को कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ा पता चलेगा जब तक हम बैंक से उसको कॉपी लेके नहीं आएंगे, उसको मैच नहीं करेंगे, रिकंसाइल नहीं करेंगे। तो हमने तो इस चीज के लिए माइनस नहीं किया, तो नेचुरली यहां पर भी डिफरेंस आएगा। जो बैलेंस हमारी कैश बुक शो कर रही होगी, सेम पासबुक बैलेंस शो नहीं करेगी। रिवाइज कीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट रीजन इज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय द बैंक ₹1700। बच्चे देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारा बैंक हमारे इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर
वहां से रिटर्न्स कलेक्ट करता है हमारे बिहाफ पर। अब जैसा क्या होता है कि लाइक अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, इट मींस हमने किसी कंपनी के शेयर्स बाय किए हुए हैं, तो बच्चे शेयर्स के ऊपर जो हमें रिटर्न्स आती हैं वो आती है डिविडेंड की फॉर्म में। तो मैं आपको एक बार पहले क्लियर कर दूं कि डिविडेंड होता क्या है। बेसिकली डिविडेंड होता है पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट, इसको हम कह सकते हैं, मैं यहां मेंशन कर देता हूं, पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट। बच्चे होता क्या है कि देखिए जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट, वो या ऐसा कह सकते हैं कि वो कंपनी अपने प्रॉफिट को सभी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो हर शेयर होल्डर को जो पार्ट मिलता है तो नेचुरली वो एक पूरे प्रॉफिट का एक पार्ट हो गया, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड डिविडेंड। ठीक है, तो हमने अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहां से हमें रिटर्न्स डिविडेंड्स की फॉर्म में आती है। जैसे अगर हमने सपोज बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहां से जो हमें रिटर्न्स आती हैं उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, तो ऐसे में हम यहां पर डिविडेंड बोलते हैं। तो हमारे बिहाफ पर हम बैंक ने वहां से कलेक्ट किया है, तो ऐसे में जब वो हमारा बैंक कलेक्ट कर लेगा तो हमारे बैलेंस को क्या कर देगा बच्चे, इंक्रीज कर देगा, डिक्रीज कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, 1700, तो इंक्रीज करने के लिए इट मींस बैंक ने क्या किया, 1700 रुपीज से पासबुक में हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। लेकिन एक पर्टिकुलर डेट तक हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि बैंक ने प्लस कर दिया है, क्योंकि पैसा आने पर ही जब कलेक्ट होगा तभी तो बैंक प्लस करेगा, हमें इस चीज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कस्टमर ने कैश बुक में इसके लिए कोई भी एंट्री पास नहीं की है। तो एक ये रीजन हो सकता है कि हमारा बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं हो रहा। एक नेक्स्ट रीजन लेते हैं, दैट इज इसमें आता है डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक। ये देखिए डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक रुपीज 12,000। तो इसके लिए भी मैं आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी इंस्ट्रक्शंस पे हमने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं जो रेगुलर पेमेंट्स होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे बिजनेस की प्रेमिसेस का, जहां पर हम बिजनेस रन कर रहे हैं वहां का रेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, तो या इंश्योरेंस का जो अमाउंट है जो रेगुलर इंटरवल्स पे जाने ही जाने हैं, तो हमने अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रखा होता है कि वो पेमेंट आप रेगुलर इंटरवल्स पे करते रहिए। तो जब हमारी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बैंक ने ये पेमेंट कर दी तो बैंक ने हमारा बैलेंस क्या कर दिया बच्चे, माइनस कर देगा, क्योंकि बैंक पेमेंट कर रहा है, पेमेंट करने पे हमारा बैलेंस माइनस कर देगा। तो उसने 12,000 रुपीज से हमारा बैलेंस माइनस कर दिया। अब एक पर्टिकुलर डेट पर अभी हमने माइनस नहीं किया, ठीक है ना, तो इट मींस इसको हम कह देंगे कि यहां कस्टमर ने क्रेडिट नहीं किया। तो एक ये भी रीजन हो सकता है कि अभी हमने माइनस किया नहीं, हम बैंक पहुंचे, जब पासबुक मैच की तो देखा बैंक ने माइनस कर रखा था। तो ये रीजन हो सकता है ना कि हमारी बैलेंस जो कैश बुक शो कर रही है वो पासबुक से मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय अ कस्टमर रुपीज 7,500। तो इसमें क्या है बच्चे, हमारे किसी कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट मनी डिपॉजिट कर दी है, ठीक है ना। अगर उसके पास हमारा अकाउंट नंबर है, ठीक है, तो वो उसको पता है कि हमारा कौन सी ब्रांच में हमारा अकाउंट है, तो ऐसे में कोई भी कस्टमर हमारे बैंक अकाउंट में मनी डिपॉजिट कर सकता है। हमारे बैंक अकाउंट से मनी विड्रॉ नहीं कर सकता, बट डिपॉजिट कोई भी कर सकता है। कंडीशन इज कि उसको हमारा अकाउंट नंबर पता हो, उसको पता हो कि हमारा कौन से बैंक के अंदर अकाउंट है। तो ऐसे में हमारे किसी कस्टमर ने हमारे बैंक में जाके डायरेक्ट हमारे अकाउंट में मनी डिपॉजिट कर दी 7,500 रुपीज। तो बैंक ने हमारा क्या किया बच्चे, बैलेंस, बैंक ने ऐसे में हमारा बैलेंस 7,500 रुपीज से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब हमें तो इसकी इंफॉर्मेशन थी नहीं, उसने हमें बताया नहीं, ठीक है, तो इट मींस हमने कस्टमर ने एज अ कस्टमर हमने कैश बुक में अपना बैलेंस इंक्रीज नहीं किया, क्योंकि जब हम बैंक गए होंगे हमने देखा होगा कि 7,500 रुपीज एक्स्ट्रा प्लस आ रहे हैं, फिर हमने थोड़ा सा सर्च किया, पता लगाया कि किसके आ रहे हैं, तो हमें जाके पता चला कि हमारे किसी कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में मनी डिपॉजिट कर दी थी। तो ये रीजन रहा कि हमारा बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं कर रहा था। नेक्स्ट रीजन पर आते हैं, दैट इज डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक रुपीज 2,700। ये क्या है बच्चे, देखिए जब हमने किसी यहां बिल की जो बात हो रही है, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, थोड़ा बहुत आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया भी हुआ है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बेसिकली रिप्रेजेंट करता है बिल्स रिसीवेबल को और बिल्स पेबल को। बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट होती है, सिंस वी आर टू रिसीव अगेंस्ट दैट बिल इन फ्यूचर, व्हाइल बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि उस बिल के अगेंस्ट वी आर टू पे इन फ्यूचर। तो बच्चे अगर हमारे पास कोई बिल्स रिसीवेबल है, यहां पे कौन से बिल की बात हो रही है, यहां पर जो बात हो रही है वो बिल्स रिसीवेबल की बात हो रही है। ठीक है, अब मान लीजिए हमें किसी ने कोई बिल दिया, वो बिल रिसीवेबल है हमारे लिए, क्योंकि उस बिल के अगेंस्ट वी आर टू रिसीव मनी इन फ्यूचर। तो ऐसे में हमें सपोज उस बिल के अगेंस्ट आफ्टर 3 मंथ्स पेमेंट मिलनी है, बट वी आर इन नीड ऑफ फंड्स,
बट वी आर इन नीड ऑफ फंड्स, हमें पैसे की जरूरत है। तो हमने क्या किया कि हम अपने बैंक के पास गए, अपने बैंक को हमने रिक्वेस्ट की कि ये हमारे कस्टमर ने हमें बिल दिया है जिसके ऊपर ये मेंशन है कि एक सर्टेन डेट, मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसके ऊपर मेंशन है कि आफ्टर 3 मंथ्स वो हमें पेमेंट करेगा, ठीक है। तो आप हमें उस डेट से पहले मींस अभी, मींस 3 मंथ्स बिफोर हो गया ना, ठीक है। तो 3 मंथ्स बिफोर आप हमें अभी पेमेंट दे दीजिए, आप उससे बाद में ले लीजिएगा, बेशक आप अभी हमें कुछ कम दे दीजिए। तो मान लीजिए कि बिल का अमाउंट था 2700, तो हमने बैंक से रिक्वेस्ट की कि आप हमें 2400 दे दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको 300 रुपीज की अर्निंग हो जाएगी। तो बैंक ने क्या किया, ठीक है। तो दिस टॉपिक इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। तो यहां ये कहना चाह रहा है कि जिस बिल को हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया था, मींस वो बिल हम बैंक को देके, हम तो पैसा ले चुके हैं, थोड़ा सा कम जरूर लिया है बट हम पैसा ले चुके हैं, बट हुआ क्या बच्चे, वो बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया मतलब उस बिल की पेमेंट बैंक को मिली ही नहीं, कुछ भी रीजन रहा होगा, लेकिन बैंक को वो पेमेंट कलेक्ट नहीं हुई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसऑनर ऑफ अ बिल। अब बैंक किसको अप्रोच करेगा बच्चे, बैंक तो हमें अप्रोच करेगा क्योंकि वो बिल तो हमने ही बैंक से डिस्काउंट करवाया था, मींस उस बिल के अगेंस्ट हमने ही बैंक से पेमेंट ली थी, थोड़ी सी कम जरूर ली थी बट हमने ली थी, तो बैंक हमें अप्रोच करेगा। तो ऐसे में जब टाइम आने पर, ड्यू डेट आने पर, मींस जब 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, बैंक को पेमेंट नहीं मिलेगी, तो बैंक हमारा बैलेंस क्या कर देगा बच्चे, कम कर देगा। तो कम करने के लिए वो क्या करेगा, डेबिट कर देगा। तो 2700 रुपीज बैंक को मिलने चाहिए थे आफ्टर 3 मंथ्स, बट वो नहीं मिले, तो बैंक ने बिल के अमाउंट से हमारा बैलेंस क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। लेकिन हमें इसकी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो हमने कैश बुक में अपना बैलेंस डिक्रीज माइनस नहीं किया, ठीक है ना। कि जब हम बैंक गए तो देखा हमारा बैलेंस कम हुआ था, तो हमें पता चला बैंक से इंक्वायर करने पर कि जिस बिल को हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया था उस बिल की पेमेंट बैंक को रिसीव नहीं हुई थी। तो दिस वाज द रीजन कि हमारा बैलेंस जो हमारी कैश बुक शो कर रही थी पासबुक से मैच नहीं किया। द नेक्स्ट इज बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर ₹3000। बच्चे होता क्या है कि लाइक हमारे पास कभी कभी ना कुछ आउट स्टेशन बिल्स भी आ जाते हैं। बिल्स मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल, वो बिल्स जिसपे कमिटेड होता है कि हमारे किसी कस्टमर ने हमसे कमिट किया होता है कि वो आफ्टर सर्टेन पीरियड वो हमें पे करेगा, दैट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल। वो बिल्स जिसके अगेंस्ट हमें फ्यूचर में मनी रिसीव होनी है। तो एक ड्यू डेट आने से कुछ टाइम पहले हम बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आउट स्टेशन बिल है, क्योंकि बैंक का तो आप समझते हैं कि पूरा रूट होता है, चैनल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे बिल की पेमेंट उस आउट स्टेशन कस्टमर से कलेक्ट करवा दे। तो बैंक हमारे बिहाफ पर वो कलेक्शन करता है। तो मान लीजिए जब बैंक को पेमेंट मिलेगी तभी बैंक हमारा बैलेंस इंक्रीज करेगा ना। वो बिल हमने फिजिकल बिल बैंक को दे दिया कि आप उसके पास जाइए, उसके सामने ये बिल प्रेजेंट कीजिए कि आपका सिग्नेचर किया हुआ ये बिल है और आप हमें पेमेंट दे दीजिए। तो ऐसे में बैंक को जब पेमेंट कलेक्ट हो जाएगी तो बैंक हमारे बैलेंस को क्या कर देगा बच्चे, इंक्रीज कर देगा 3000 रुपीज से, ठीक है। लेकिन उस पर्टिकुलर डेट पर जब बैंक ने इंक्रीज किया है तब तक हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कस्टमर ने इसके लिए कैश बुक में प्लस नहीं किया है। तो एक ये रीजन हो सकता है डिफरेंस का कि दोनों बैलेंसेस मैच ना करें। और लास्टली आते हैं हम कि एरर्स कमिटेड। अब एरर कमिटेड में तो आप समझते हैं कि किसी से भी मिस्टेक हो सकती है। कस्टमर ने कैश बुक में कुछ गलती से प्लस कर दिया जो कि बैंक ने नहीं किया, कस्टमर ने कैश बुक में गलती से कुछ अमाउंट डाल दिया, माइनस कर दिया, लेकिन वो पासबुक में नहीं हुआ। एंड वाइस वर्सा हम कह सकते हैं कि बैंक की तरफ से भी कोई एरर हो सकती है, जो उसने गलती से डेबिट कर दिया या गलती से क्रेडिट कर दिया, तो वो रीजन भी हो सकता है कि बैलेंस शोन एज पर कैश बुक, बैलेंस एज शोन एज पर पासबुक से मैच नहीं करे। तो बच्चे देखिए आज हमने पढ़ा रीजंस ऑफ डिफरेंसेस के बारे में कि क्या क्या रीजन होते हैं जो हमारी बैलेंस शोन एज पर कैश बुक, बैलेंस शोन एज पर पासबुक से मैच नहीं करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इन क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्लाई करना है, इसके क्वेश्चंस कैसे हमें उसका फॉर्मेट बनाना है और कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आई होप दैट इट शुड बी क्लियर टू ऑल एंड एट द एंड आई वांट टू से समथिंग दैट इफ यू रियली फील दैट आवर एफर्ट्स आर इन राइट डायरेक्शन देन प्लीज बच्चा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ओके, बाय बाय, टेक केयर।